कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड थेरेपी, संज्ञानात्मक विकृतियां एवं चिकित्सा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के सेक्शन 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें नेचर ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे, ह्यूमरिस्टिक एक्सपीरियंशियल और फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, और ग्रुप थेरेपी के ऊपर आज का ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या होगा डिटेल्स। तो नेचर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी और उसके टाइप्स क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और ह्यूमनिस्टिक एक्सपीरियंशियल और फ्राइडियन साइकोनाटिक थेरेपी क्या है, इंटरपर्सनल साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और ग्रुप थेरेपी क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं, और फैमिली थेरेपी क्या है। ये लेक्चर आज के टॉपिक्स को लेके है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेचर ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या है? कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स are a category of mental health disorders that primarily affect learning, memory, perception, and problem solving, and include amnesia, dementia, and delirium। तो तीन जो इसमें मुख्य डिसऑर्डर्स होते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो जहाँ कॉग्निशन, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स मतलब जो संज्ञान से जुड़े, कॉग्निशन से जुड़े जो डिसऑर्डर्स है उसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे लर्निंग से, मेमोरी से, परसेप्शन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो मुख्य डिसऑर्डर्स हैं एमनेजिया है, डेमेंशिया है और डेलिरिया है। और जो चौथा इसमें ऐड होता है वह कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जो वो मेडिकल कंडीशन से, सब्सटेंस यूज वगैरह से इनसे अगर वो पैदा हुआ तो DSM-5 में एक हर डिसऑर्डर्स के साथ नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स करके जोड़ा गया है। तो मुख्य रूप से तीन ही डिसऑर्डर्स हैं। तो डेलिरियम क्या है? ए चेंज इज कॉन्शियसनेस that develops over a short period of time in which people have a reduced awareness of their environment। तो कॉग्निशन उनकी चेतना में परिवर्तन हो जाना, ये डेलिरियम का मेन बात है। ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच पीपल हैव रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो अवेयरनेस, अपने इन्वायरमेंट की अवेयरनेस से उसके रिड्यूस हो जाना, उसका कम हो जाना, ये सब इससे सम्मिलित है इस डिसऑर्डर में। और डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव deterioration of brain function that is marked by impairment of memory, memory का impairment, confusion and inability to concentrate। कॉन्सेंट्रेट करने में इनेबल होना, मेमोरी में प्रॉब्लम होना, कंफ्यूजन होना, ये सब चीज डेमेंशिया से जुड़े हुए हैं। स्मृति से ही जुड़ी हुई ये सब बातें हैं। ये डेमेंशिया जो उससे जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। और एमनेजिया जो है सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मेमोरी डेस्पाइट नो लॉस ऑफ अदर कॉग्निटिव फंक्शन। तो मेमोरी का ही विशेष रूप से एमनेजिया के अंदर लॉस होता है। डिस्पाइट नो लॉस अदर कॉग्निटिव फंक्शन लाइक दियर इज इन डेमेंशिया। तो डेमेंशिया में मेमोरी तो होता है, साथ साथ और भी बातें, कॉन्सेंट्रेशन इस चीज में होता है, लेकिन एमनेजिया में इससे हटके केवल मेमोरी का ही लॉस इसमें देखने को मिलता है डिसऑर्डर में। और जो अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं नॉट अदर स्पेसिफाइड जिसको कहते हैं, वो हो सकते हैं किसी मेडिकल कंडीशन से, सब्सटेंस यूज वगैरह से जो डिसऑर्डर या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आने लगती है, उसको इस श्रेणी में, चौथी श्रेणी में लिया जाता है। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को सीडीएस भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और वो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। और कैटेगरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को दूसरे अर्थ में समझे that primarily affect cognitive abilities including learning, memory, perception and problem solving। Neurocognitive disorders include delirium, mild and major neurocognitive disorder previously known as dementia जिसको कहते हैं। और they are defined by deficit in cognitive ability that are acquired as opposed to developmental, typically represent a decline and may have an underlying brain pathology। The DSM-5 defines 6 key domains of cognitive disorder। तो DSM-5 जो cognitive disorders के 6 फंक्शन बताता है, 6 key domains of cognitive function। जो 6 डोमेन है इनके, वह एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लर्निंग एंड मेमोरी एंड परसेप्चुअल मोटर फंक्शन, लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स अटेंशन एंड सोशल कॉग्निशन। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स वह डिसऑर्डर्स होते हैं जो
लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। उनसे जो संबंधित डिसऑर्डर्स कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की श्रेणी में लिया जाता है, जिसमें डेलेरियम, डेमेंशिया, अम्नेसिया वगैरह ये रोग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का एक छोटा सा व्यू था। अब तो चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं, वो है साइको एनालिटिक थेरेपी। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है, जैसे और भी डिसऑर्डर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, शिजोफ्रेनिया था, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स थे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थे। तो उनको ट्रीट करने के लिए कौन से मेथड्स हैं? क्योंकि आज हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो साइको एनालिटिक थेरेपी जो है जो सिलेबस में दी गई है, तो उसका क्या महत्व है एज ए थेरेपी, एज ए जो भी रोग को ठीक करने के मेथड के रूप में इसका क्या रोल है? तो साइकोएनालिटिक थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ट्रीटमेंट मोडालिटीज, but it is also frequently misunderstood by mental health consumers. The goal of this therapy is to help patients better understand the unconscious forces that can play a role in their current behaviors, thoughts, and emotions. This type of therapy is based upon the theories of Sigmund Freud. तो Sigmund Freud की theories पर based होती है psychoanalytic therapy, who founded the school of thought known as psychoanalysis. तो साइकोएनालिसिस से ही साइकोथेरेपी जो साइकोएनालिटिक थेरेपी डेवलप हुआ है कॉन्सेप्ट का। और साइकोथेरेपी का जो फोकस होता है किसमें, कि हाउ द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस थॉट एंड बिहेवियर। इनका जो मेजर फोकस इस थेरेपी का रहता है कि अनकॉन्शियस थॉट या अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव के कारण ही ये डिसऑर्डर्स पैदा हुए, ऐसा मानना है साइकोएनालिटिक थेरेपी का। तो साइकोएनालिसिस फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस रहता है जब ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके क्या टेक्निक्स है उसको भी आगे बात करेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड में इन order to discover how these events might have saved the individual and how they contribute to current actions. तो साइकोएनालिटिक थेरेपी दूसरे अर्थ में इसको समझें तो साइकोएनालिटिक थेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ इन डेप्थ टॉक थेरेपी। जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार से ही चिकित्सा हो सकती है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की, एक तो मेडिकल थेरेपी के माध्यम से, दूसरा साइकोथेरेपी के माध्यम से। साइकोथेरेपी का ही एक पार्ट साइकोएनालिटिक थेरेपी है। तो साइकोथेरेपी को टॉकिंग क्योर टॉक थेरेपी भी कहते हैं। तो ये इन डेप्थ टॉक थेरेपी है that aims to bring unconscious or deeply buried thoughts and feelings to the conscious mind. तो बिल्कुल दबे हुए थॉट्स हैं, बिल्कुल ही दमित इच्छाएं हैं, उन्हें कॉन्शियस माइंड में लाने का प्रयास होता है इस थेरेपी के माध्यम से। क्योंकि इनका मानना यह है कि जो दमित इच्छाएं हैं वही मानसिक रोग को जन्म देती है, दूसरे दूसरे टाइप से हमारे अंदर प्रकट होती रहती है, हमारे अंदर मानसिक विकारों को पैदा करती रहती है। एंड इमोशंस एक्सपीरियंसेस एंड इमोशन often from childhood का विशेष प्रभाव मानते हैं, can be brought to the surface and examined. Working together, the therapist and the client look at how these repressed early memories have affected the client's thinking, behavior and relationship in adulthood. तो इनका कैसे इफेक्ट आया, ये सब इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। अब तो बात करते हैं कि कौन सी टेक्निक्स है। तो इनके कंसेप्ट की बात होगी, अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का प्रभाव है, वो जो बरीड थॉट्स है उनका प्रभाव है। अब तो टेक्निक्स क्या है अनकॉन्शियस थॉट को बाहर लाने की या उसका उपचार करने की मानसिकता। तो उन टेक्निक्स की बात करें तो साइकोएनालिटिक थेरेपी ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग फ्री एसोसिएशन है, मुक्ति साहचर्य जिसको कहते हैं कि फ्री एसोसिएट करना, उनसे कुछ भी बोलने के लिए खुलापन उनको दिया जाता है बोलने के लिए, उससे अर्थ लगाने की कोशिश की जाती है। स्लिप ऑफ टंग वगैरह ये सारी चीज़ें नोट होती हैं इस टेक्निक में। और एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रांसफरेंस का कितना प्रभाव है, कैसे हुआ है, किस रूप में हुआ, ये सब बात है। ऑब्जर्विंग डिफेंसेस एंड फीलिंग, तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके माध्यम से पता करना, फीलिंग से माध्यम से मानसिक रोगों का पता करना। और जो मुख्य इनका चिकित्सा का केंद्र है वह ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस का है। तो साइको एनालिसिस में बी यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग। तो साइको एनालिसिस का कहाँ यूज है, किन किन रोगों के लिए इनका यूज होता है। तो साइको एनालिसिस का जो सर्वाधिक यूज होता है वह
जिन मानसिक बीमारियों के लिए इसका यूज होता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, फोबियाज हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स हैं, इमोशन स्ट्रगल्स एंड ट्रॉमा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है, रिलेशनशिप इश्यूज एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो इन सब जो मानसिक समस्याएं इनसे जुड़ी हुई है और उसमें साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण का यूज होता है। तो अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, वह ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, मानवतावादी जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है वह क्या है, उसका क्या यूज है। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी इज ए मेंटल हेल्थ अप्रोच and emphasizes the importance of being your true self in order to lead the most fulfilling life. It's based on the principle that everyone has their own unique way of looking at the world. ये मानते हैं कि व्यक्ति है तो उसकी स्वतंत्रता है, उसका पर्सनालिटी है, अपना वे है, अपना तरीका है जीवन जीने का, जीवन को देखने का, अपने पोटेंशियल है, अपनी इच्छाएं हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने की इच्छा है हर मानव में, ये इनका मानना है। तो उनको स्वतंत्रता देने की इनके विचारों में है, वो इनकी थेरेपीज में देखने को मिलता है। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। The view can impact your choices and actions. Humanistic therapy also involves core belief that people are good at heart and capable of making the right choices of themselves. If you don't hold yourself in high regard, it's harder to develop your full potential. तो कहते हैं जब हम उसको पूरा रिगार्ड नहीं देंगे, पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देंगे किसी व्यक्ति को, तो उसको डेवलप होने के लिए, उसको फुल पोटेंशियल में आने के लिए उसको हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे, उसको ऐसा माहौल देने की आवश्यकता है, उसका ऐसा इनका मानना है। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज इंक्लूड ए नंबर ऑफ अप्रोचेज। थ्री ऑफ द मोस्ट कॉमन आर गेस्टाल्ट थेरेपी, जिसमें मोस्ट कॉमन जो अप्रोचेज हैं जो थेरेपी है गेस्टाल्ट है, क्लाइंट सेंटर्ड है जो कार्ल रोजर्स द्वारा यूज किया गया था इस थेरेपी मेथड, और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है। तो रिसर्च सजेस्ट दैट क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोचेस कैन बी हेल्पफुल फॉर। तो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोचेस का कहाँ यूज है, जो ज़्यादातर यूज होने वाली थेरेपी है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का जो यूज होता है वो ट्रॉमा के इलाज में, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज आ गई हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाज में, साइकोसिस में, डिप्रेशन में, कोपिंग विद क्रोनिक हेल्थ इश्यूज में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का यूज है, मोस्ट ऑफ द यूज इन बातों में। तो अब जानते हैं कि साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी क्या है, जैसे कि सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी यानी कि PIT is a type of psychological treatment designed to help people with a range of different problems. The therapy takes the form of an in-depth conversation between two people, client and therapist. तो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के बीच में इन डेप्थ कन्वर्सेशन है, इन विच द क्लाइंट डिफिकल्टीज आर एक्सप्लोर्ड एंड होपफुली रिजॉल्व्ड। तो क्लाइंट की डिफिकल्टीज है उनको इन डेप्थ में जाके एक्सप्लोर किया जाता है और रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाता है साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी में। ठीक, इन दिस सेंस PIT सेशन बियर सम resemblance of the kind of heart to heart जो इसको कहते हैं, conversation that we might have with a trusted confidentiality about a person's problem. PIT is more than this, however, because the therapist is trained to help focus the conversation on the most important issue for the client and support them with any difficult feelings that this brings up. तो इस ढंग से हमने थेरेपीज के ऊपर एक नज़र डाली कि जो साइकोएनालिसिस था, ह्यूमनिस्टिक था और इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी जो है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट में आगे हम बढ़ते हैं कि ग्रुप थेरेपी क्या है, समूह चिकित्सा क्या है, और यह इस चिकित्सा मेथड का कहाँ यूज है, कहाँ इसका प्रयोग है। तो जो ग्रुप थेरेपी है ये फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है, यह भी दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर थेरेपिस्ट। इसमें एक थेरेपिस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा थेरेपिस्ट हो सकते हैं। वो किसके साथ वो अपना थेरेपी देते हैं, किनको देते हैं, या तो सेवरल पीपल एट द सेम टाइम,
मतलब दो या दो से अधिक लोगों को एक ही समय में, अगर एक से अधिक एक थेरेपिस्ट अगर चिकित्सा दे या एक से ज़्यादा थेरेपिस्ट अगर चिकित्सा दें तो उसे ग्रुप थेरेपी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ थेरेपी इज वाइडली अवेलेबल एट अ वैरायटी ऑफ लोकेशन इंक्लूडिंग प्राइवेट थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स। तो ये चिकित्सा मेथड का जो सर्वाधिक यूज होता है वो प्राइवेट थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में होता है और ज़्यादातर कम्युनिटी सेंटर्स में इस चिकित्सा पद्धति का यूज होता है। और सम ऑफ द टॉपिक एड्रेस इन ग्रुप थेरेपी इंक्लूड, और जो ग्रुप थेरेपी में सर्वाधिक जिन प्रॉब्लम्स की चिकित्सा होती है या उससे जुड़े हुए जो सर्वाधिक जो समस्याएं हैं मानसिक, वो सबसे पहला है एडिक्शन है। एडिक्शन का इस थेरेपी के माध्यम से क्योर हो सकता है या इसमें चिकित्सा दी जा सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज है, डाइवोर्स है, एंजाइटी है, कम्युनिकेशन इश्यूज है, पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, फूड एंड ईटिंग इश्यूज है, एंगर मैनेजमेंट है, ग्रीफ और लॉस। ये सारी बातें ग्रुप थेरेपी का विषय है, इनसे जुड़ी हुई है, इनमें अध्ययन की जाती है। देयर आर मेनी different types of therapeutic groups, but most therapy groups can be divided into two main approaches. The approaches are psychoeducational group therapy and process oriented group therapy. तो जो ग्रुप थेरेपी के जो मूल दो भाग हैं वह साइको एजुकेशनल ग्रुप थेरेपी है और प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप थेरेपी है। तो नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं फैमिली थेरेपी क्या है। जैसे हमने अभी जान लिया कि ग्रुप थेरेपी क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं और कहाँ इसका यूज है। आप जानते हैं कि फैमिली थेरेपी क्या है। तो फैमिली थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, यानी कि साइकोथेरेपी है, दैट कैन हेल्प फैमिली मेंबर्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसमें फैमिली मेंबर्स को वो कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करती है और कॉन्फ्लिक्ट्स को, अंतर्द्वंद को समाप्त करने में यह ये फैमिली थेरेपी काफ़ी लाभकारी है। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंडिविजुअली तो साइकोथेरेपिस्ट ठीक कर देता है व्यक्ति को, उसकी काउंसलिंग करता है, उसका सेटअप सही करता है, उसको मानसिक बीमारी से उबार लेता है, लेकिन जब वो कुछ समय बाद फिर वही प्रॉब्लम्स को जब दोबारा उसमें साइन दिखने लगते हैं तो वहाँ पर फैमिली फंक्शन में, फैमिली सिस्टम में प्रॉब्लम होना यह यहाँ पर कारण होता है। तो इसलिए वहाँ पर फैमिली थेरेपी की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए परमानेंटली, क्योंकि बहुत सी मानसिक रोग फैमिली सिस्टम से, गलत फैमिली सिस्टम्स के कारण भी पैदा हो जाते हैं, सोशल सिस्टम्स के कारण पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ पर ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी की आवश्यकता होती है। तो फैमिली थेरेपी यूजुअली प्रोवाइडेड बाय ए साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इसको देते हैं, क्लिनिकल सोशल वर्कर देते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देते हैं और लाइसेंस थेरेपिस्ट इस फैमिली थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं या कर सकते हैं। और फैमिली थेरेपी ऑल्सो रिफर टू एज ए कपल एंड फैमिली, कपल थेरेपी भी कहते हैं, फैमिली थेरेपी भी कहते हैं, मैरिज एंड फैमिली थेरेपी भी कहते हैं, फैमिली सिस्टम थेरेपी भी कहते हैं, एंड फैमिली काउंसलिंग भी थेरेपी को कहा जाता है। ये फैमिली थेरेपी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोथेरेपी दैट वर्क्स विद फैमिलीज एंड कपल्स इन इंटीमेट रिलेशनशिप टू नर्चर चेंज एंड डेवलपमेंट। तो कपल के लिए यह थेरेपी प्रोवाइड करा जाती है, फैमिलीज के लिए प्रोवाइड करा जाती है। किस लिए? रिलेशनशिप को नर्चर करने में या उनको चेंज करने में या उनका डेवलपमेंट करने में। इट टेंड्स टू व्यू चेंज इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो इसका चेंज किस में होता है? इसका व्यू टर्म्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, तो उस सिस्टम को, जैसे मैंने बात की फैमिली सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो सिस्टम को मॉडिफाई करने में इस फैमिली थेरेपी का यूज होता है। फैमिली मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने में, रिजॉल्व करने में और जो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन को सुधार करने में, उसको सही दिशा देने में इस थेरेपी का यूज होता है। फैमिली थेरेपी यूजेज रेंज ऑफ काउंसलिंग एंड अदर टेक्निक्स। तो किन टेक्निक्स का यूज होता है फैमिली थेरेपी में? तो जान ले कि फैमिली थेरेपी का यूज कहाँ पर है। तो कपल काउंसलिंग में है, मैरिज काउंसलिंग में है और फैमिली सिस्टम को सुधार करने में इन सब चीज़ों का महत्व है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में महत्व है। तो कौन सी टेक्निक्स का फैमिली थेरेपी में यूज होता है? उसमें स्ट्रक्चरल थेरेपी है, आइडेंटिफाइज एंड रीऑर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली।
उनका रिस्ट्रक्चर करना, फैमिली ऑर्डर्स को, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को, फैमिली सिस्टम को, यह इसकी टेक्निक है। और स्ट्रेटेजिक थेरेपी है, लुक्स एट पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली। तो स्ट्रेटेजिक थेरेपी के माध्यम से उन इंटरेक्शन पैटर्न्स को ठीक करने की कोशिश की जाती है। और सिस्टमेटिक और मिलेन थेरेपी फोकसेस ऑन बिलीफ सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाती है। नरेटिव थेरेपी है restoring of dominant problem, saturated narrative, emphasis on context, separation of the problem from the person। और बाकी नेक्स्ट है ट्रांसजेनरेशनल थेरेपी, ट्रांसजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ अनहेल्पफुल पैटर्न्स ऑफ बिलीव एंड बिहेवियर। तो ठीक है, आईपी स्कोप मॉडल एंड इंटरवेंटाइव इंटरवल, ये भी एक मेथड है। और बाकी नेक्स्ट है कम्युनिकेशन थेरेपी है। और जो नेक्स्ट है वो साइको एजुकेशन है, जैसा कि हमने ग्रुप थेरेपी में जो बात की थी। और नेक्स्ट है साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी तो है ही है, फैमिली थेरेपी ही उसका पार्ट ही है। तो रिलेशनशिप काउंसलिंग में इसका यूज है, रिलेशनशिप एजुकेशन में इसका यूज है, सिस्टमेटिक कोचिंग में इसका यूज है, सिस्टम्स थ्योरी में इसका यूज है, रियलिटी थेरेपी में इसका यूज है। और बाकी जो फाइनल है सिस्टम्स रियलिटी थेरेपी में, फैमिली थेरेपी का जो टेक्निक्स हैं, काउंसलिंग या इसकी टेक्निक्स हैं, वो यहाँ पर बिंदुवार बताई गई हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या हैं और उनके जो मेजर टाइप्स हैं वो क्या हैं, और साइको एनालिटिक थेरेपी क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, और ग्रुप थेरेपी क्या है, फैमिली थेरेपी क्या है। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो फाइनल लेक्चर होगा इस लेक्चर सीरीज का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का, नैदानिक मनोविज्ञान का, क्लिनिकल इंटरवेंशन होगा, नैदानिक हस्तक्षेप होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल इंटरवेंशन क्या है, मीनिंग, गोल्स एंड टाइप्स क्या है, इश्यूज फेस्ड बाय थेरेपिस्ट क्या होते हैं, एनकाउंटर ग्रुप थेरेपी क्या है, और इंटरवेंशन साइकोड्रामा, योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा, इसका कैसा यूज है और कैसे होता है इसका प्रयोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में। और डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, बीने, WAIS और MMPI, इनका डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है, मानसिक रोगों को आइडेंटिफाई करने में, असेस करने में इन स्केल्स की, इन टेस्ट की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए, नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। और क्लिनिकल साइकोलॉजी के और लेक्चर्स, अन्य लेक्चर्स के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी प्लेलिस्ट को विजिट करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लिनिकल इंटरवेंशन में। थैंक यू।